दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर, ग्रोथ टिप्स जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी वर्तमान में सीईटी का एग्जाम आपके सिर पे हैं और आपके अध्यापक ग्रेड सेकंड, अध्यापक ग्रेड फर्स्ट, इनकी भी आपकी अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज दी गई हैं। जल्द ही आपके सामने दो बड़ी भर्तियां और रीट के बारे में भी अभ्यर्थना भेज दी गई हैं। इसलिए आप सभी को भी जिसको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करना है, तो अब अपने तैयारी में लग जाए। आज मैं आपके सीईटी से रूप से प्रमुख टॉपिक हैं, प्लस आपके सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उसके आधार पे भी ये प्रमुख टॉपिक हैं। और आज हम संसद के जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनमें आपके राष्ट्रपति से संबंधित, बाकी मैंने पहले वीडियो में आपको संसद के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है किसी ने तो वो आप देख लें। और उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा है राष्ट्रपति, जो सरकार के अंग होते हैं उसमें राष्ट्रपति के बारे में, जो कार्यपालिका होती है इनका जो प्रमुख होता है उनको हम आज पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो हम चलते हैं राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक के बारे में। आपको कुछ अनुच्छेद हैं उनको आपको याद में कराने की कोशिश करूंगा इसी में, और आपको राष्ट्रपति से संबंधित अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपके गलत नहीं जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट है अपने इंडिया के, उन राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संसद के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख, यानी भारत का प्रथम व्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो होता है कार्यपालिका का प्रमुख। यानी पहले राज्य प्रमुख के रूप में इसकी उपाधि थी। बाकी 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1956 के अंदर, तब हमारा ये पद लागू हुआ जिसका नाम है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो हम इन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये सब बातें आपको याद होगी। अब संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का, तो संविधान के भाग 5 आपको याद रखना है। यानी भाग 5 फिफ्थ में आपके संविधान के भाग 5 और अध्याय 1 इसमें आपके राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद कितने हैं, तो आर्टिकल आपको याद रखना है 52 से लेकर के आपके 78 तक लगभग इनके जो अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखना है। यानी संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अध्याय 1 में इसको दिया गया है। और अनुच्छेद कितने हैं, कहां से कहां तक हैं, तो अनुच्छेद 52 से लगा करके 78 तक आपके अनुच्छेद हैं। इसमें राष्ट्रपति के लिए जो संविधान में इनका उल्लेख किया गया है ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, जैसे संविधान की बात करेंगे तो हम भाग 5 आपको याद रखना है, कुछ भी करो आपको याद करना है। यानी राष्ट्रपति 1, 2, 3, 4 और 5 अंक है, तो अध्याय 5 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति में कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और इसी से आपको याद हो जाएगा संविधान के भाग इसमें राष्ट्रपति का भाग 5 में उल्लेख है। अध्याय है वो 1 है, और अनुच्छेद आपको याद है 52 से लगा करके 78 तक, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 52। मैं एक एक की व्याख्या करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये आपको अब चलते हैं अनुच्छेद 52। ये इसमें क्या होगा कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में अपन ने पढ़ा था, आपको याद रखना है अनुसूची 1 में आप सभी ने पढ़ा था भारत राज्यों का संघ है। भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ। यानी भारत जो बड़ा है वो संघीय व्यवस्था हमारे भारत में ब्रिटेन से ली गई है। उस संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार देश में अलग अलग राज्य हैं। भारत एक प्रमुख, भारत जो बड़ा विशाल देश है, इसमें क्या है बहुत सारे राज्यों को मिला करके शक्तियों को बांटा गया है। यानी आपके केंद्र की शक्ति यानी संघ सूची, राज्य सूची और आपके संपत्ति सूची, तो 2 भागों में बांटा है। यानी भारत और भारत में केंद्र, भारत में क्या होगा, राज्यों के संघ में क्या आएगा, तो एक तो आएगा आपका केंद्र या इसको हम कहेंगे संघ, और दूसरा आएगा आपके राज्य। तो एक तो आएगा केंद्र, दूसरा आपके आएगा राज्य, ये आपको याद रखना है। और हमारे लगभग अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम संघ की बात करते हैं जिनका मुख्यालय जो केंद्र सरकार है उसी की बात अगर करें केंद्र सरकार, तो वो आपके कहाँ है, दिल्ली।
तो हमें संघ क्षेत्र की सरकार, तो उसके अनुसार अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद आर्टिकल 52 क्या कह रहा है उसको समझने के लिए मैंने ये आपको बताया है, यानी देश में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये कहता है एक अगर भारत है तो इस भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, पूरे भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार आपको याद रखना है, जब एक राष्ट्रपति होगा तो उनके पास कुछ ताकत होगी। तो दूसरा अनुच्छेद आर्टिकल जो 53 है वो आपके क्या करता है, शक्ति की बात करता है, यानी जो कार्यपालिका का प्रमुख है, इसका मतलब संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो आपके आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। तो आपको याद हो गया 52 और 53 में याद करा देता हूं। ये पहली बार जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो आर्टिकल 52 को आपको याद दिया, 52 के आपके अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो पहला है 52 और 52 में क्या होगा, भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा क्या होगा, जब एक राष्ट्रपति होगा तो उनके पास कुछ ताकत होनी चाहिए, तो इसका अनुसार आपको याद है आर्टिकल 53 में इनको शक्तियां दी गई है, यानी कार्यपालिका का प्रमुख है, इसलिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में निहित है। तो दो याद हो जाएंगे। देखो पहले राष्ट्रपति है, एक देश में एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, और उसके बाद उसके पास क्या होगी, शक्तियां। तो आर्टिकल 52 कह रहा है कि एक राष्ट्रपति होगा, और 53 क्या कह रहा है, उनके पास कुछ शक्तियां होगी। शक्तियां कौन सी होगी, कार्यपालिका की शक्ति, क्योंकि कार्यपालिका का ये प्रमुख है, यानी संवैधानिक प्रमुख है, यानी संविधान के अनुसार इनको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। इनका मैं वर्णन भी करूंगा, तो एक बार इनको ये याद करा देता हूं, फिर इसको ये कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 हो गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है, यानी 54 क्या कह रहा है, निर्वाचन। अब जब एक राष्ट्रपति है, भारत में एक राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति बनने के बाद उसके बाद ताकत आ गई। अब अगर ताकत आएगी तो राष्ट्रपति बनेगा कौन, तो उनका निर्वाचन होगा। उनका क्या होगा, निर्वाचन। तो आर्टिकल 54 क्या कह रहा है, निर्वाचन। और निर्वाचन किस आधार पर, किस प्रक्रिया के आधार, किस प्रोसेस से होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आपको ये आर्टिकल याद करने हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो आर्टिकल 52 देश में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी। आर्टिकल 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये आपको याद हो गया। अब इसके बाद में जस्ट आपको याद रखना है, अगर निर्वाचन है तो निर्वाचन की विधि, यानी राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन है उनकी किस विधि के आधार पर, यानी निर्वाचन की विधि कौन सी है, वो विधि किस प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो 3 विधि है, मैं बताऊंगा, वो आपके गुप्त मतदान के द्वारा हो, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है, 52 क्या कह रहा है, देश में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है उसकी शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 कह रहा है निर्वाचन होगा, और निर्वाचन की विधि 55 हो गया। उसके बाद में 56 इसके अंदर कार्यकाल, यानी ये जो शक्ति है इसका जो निर्वाचन हो गया, तो कितने साल तक वो रहेगा भाई देश के अंदर प्रधानमंत्री, क्या वो आजीवन रहेगा, जैसे चाइना में है शी जिनपिंग है वो आजीवन राष्ट्रपति है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, भारत के अंदर 5 साल का कार्यकाल, मैं समझाऊंगा आगे। तो 55 में निर्वाचन की विधि, और 55 में निर्वाचन की विधि, और अनुच्छेद 56 के अंदर कार्यकाल हो गया। और उसके बाद में पुनः निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति जो बन गया है क्या वो वापस दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा प्रोसेस दिया है किसमें, आर्टिकल 57 के अंदर, यानी पुनः निर्वाचन की जो विधि है, प्रक्रिया है, वो भी आर्टिकल 57 में दी। उसके बाद आर्टिकल 58, जब उनका पुनः निर्वाचन हो गया तो भाई जब राष्ट्रपति बनेगा तो उनकी कौन कौन सी योग्यता होगी, उसके बारे में जानकारी 58 में है, यानी 58 में योग्यताएं हैं। उसके बाद 59 है, यानी उनके जब अगर राष्ट्रपति है उनके भत्ते हैं, आपकी शर्तें देखो, वेतन, भत्ते और शर्तें, यानी कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, क्या ये संसद का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनको वेतन किस आधार पर मिलेगा, राष्ट्रपति की वेतन राष्ट्रपति के आधार पर मिलेगा, तो उसके बारे में आर्टिकल 59 में इनको कितना वेतन मिलता है, कितना भत्ता मिलता है, और कौन सी अपने पास शक्ति है उसका प्रयोग ये कर सकता है, उसके बारे में आर्टिकल 59 में वेतन भत्ते बताए। और आर्टिकल 60 है, यानी 60 में आपके देखो 6 से शपथ, आपको याद हो जाएगा, 60 में शपथ, 60 में शपथ। उसके बाद आर्टिकल 61, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना। आर्टिकल 61 है महाअभियोग या त्याग पत्र, यानी इसको किस आधार पे इसको हम हटा सकते हैं, या ये अपने स्वयं इच्छा से अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देंगे, वो हम समझेंगे एक एक करके। आर्टिकल जो 62 है ये तो क्या कह रहा है, यानी अगर रिक्त पद हो गया, राष्ट्रपति की अकस्मात अगर एक्सीडेंटल घटना में दुर्घटना हो गई, अगर वो पद रिक्त हो गया तो उसके बारे में आर्टिकल 52 है, जो रिक्त पद को भरने का कार्य है, 62 है, वो रिक्त पद भरने का कार्य करते हैं। अब एक बार मैं वापिस आपको समझाता हूं। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 52 यानी भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा,
उस राष्ट्रपति होगा तो उसके पास कुछ शक्तियां होगी। तो आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 51-52 हो गया। अब आप 53 पे आते हैं। 53 यानी निर्वाचन, यानी इसको इनका जो निर्वाचन है वो किस प्रक्रिया प्रोसेस से होगा, तो निर्वाचन है आर्टिकल 54 में निर्वाचन, और उसके बाद जज 55 में निर्वाचन की विधि, किस विधि के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और जब ये हो गया उसके बाद कितने साल के लिए ये कार्यकाल इनका रहेगा, तो आपको देखो निर्वाचन की विधि और विधि के बाद में काल, यानी विधि में 2 अक्षर है, उसके बाद में काल आप याद रख दो। देखो पहले क्या होगा, देश में एक राष्ट्रपति होगा 52, उसके बाद उनकी शक्ति, देश में राष्ट्रपति होगा, फिर राष्ट्रपति के बाद शक्ति, शक्ति के बाद उनका निर्वाचन, और निर्वाचन की विधि, और विधि के बाद काल यानी कार्यकाल कितने साल तक, और उसके बाद में पुनः निर्वाचन। ये आपको याद हो जाएगा। 54, 55, 56 और 57 ये एक साथ याद करना है। यानी आर्टिकल 54 से आर्टिकल 57 आपको याद करना है। यानी 2 तो आपको याद हो गए, राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की शक्ति, यानी ये तो 2 हो गए, यानी आपके 52 और 53। उसके बाद 54 में आएंगे निर्वाचन, यानी निर्वाचन है, और उसके बाद निर्वाचन की विधि, और विधि के बाद में उसका काल। विधि के बाद, विधि में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, इसका मतलब काल। काल में भी कितने अक्षर हैं, 2, आप याद रखना, इसका मतलब कार्यकाल। इसका मतलब याद होना है निर्वाचन, निर्वाचन की विधि, विधि के बाद काल, और उसके बाद में उसका पुनः निर्वाचन। ये आपको आर्टिकल 54, 55, 56, 57 ऐसे ही आपको याद करने हैं और आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में 58 आएंगे, ये 58 याद करना है। यानी आर्टिकल 58 क्या कह रहा है, जब पुनः निर्वाचन भी हो गया तो इनके पास में कौन कौन सी योग्यता है, कौन कौन सी योग्यता है। तो पुनः निर्वाचन के बाद में क्या है, आर्टिकल 58 कह रहा है योग्यता है, योग्यता हो गई। उसके बाद 59 में वेतन है, 59 में क्या है, वेतन भत्ते और उनकी शर्तें दी गई है। उनके किस आधार पर उनको वेतन भत्ते मिलेंगे, उनमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, उनके बारे में आर्टिकल 59 क्या कह रहा है, वेतन और भत्ते। आर्टिकल 60 से 6 से शपथ, यानी राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस प्रोसेस के आधार पर इनको शपथ दिलाएगा, कौन उनको शपथ दिलाता है, तो वो प्रक्रिया अपन समझेंगे। आर्टिकल 7 में शपथ हो गया। अब आर्टिकल 61 इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, अधिकतर ये यहाँ से सवाल उठाता है। और 61 के अनुसार राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, यानी संसद उसको महाभियोग लाती है, वो प्रोसेस है, वो किसमें है, आपके महाभियोग और त्यागपत्र की प्रक्रिया है, वो आपके आर्टिकल 61। और उसके बाद में 62, अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उसका पुनः भरने का जो कार्य होगा वो आर्टिकल 62 के अनुसार दिया जाएगा। एक आर्टिकल आपके और याद कर देता हूं, एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72, यानी प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहीं से पूछे जाते हैं। यानी समाधान की जो शक्ति है, यानी समाधान की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के पास निहित है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास निहित है। ये आपको आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है यहां से लगा करके आपको, ये इतने आर्टिकल है, ये तो आपको याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम समझते हैं एक एक करके। पहले हमारा भारत देश है, वो मैंने आपको समझाया। आपके अनुसूची 1 में कहा है, भारत राज्यों का संघ है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण हुआ है। हमारे बड़े विशाल देश, 142 करोड़ जनसंख्या है भारत के अंदर, तो 28 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप एक समझ गए होंगे, आर्टिकल 52 कह रहा है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, यानी देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 ये कह रहा है देश में एक राष्ट्रपति होगा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 53, यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 ये क्या कह रहा है, संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो आपको याद रखना है ये आपके आर्टिकल 53 ये कह रहा है संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। तो अब क्या कह रहा है, आर्टिकल 53 कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी इसकी शक्ति कौन कौन सी शक्ति दी गई है, यानी आर्टिकल 53 के तहत इसमें कौन कौन सी जो शक्ति है वो आपके दी गई है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल 53 में आपको शक्तियों के बारे में बताया गया है कि इनके पास कौन कौन सी जो शक्ति है वो निहित है। देखो, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग, देखो राष्ट्रपति के बाद में असीमित शक्तियां तो दी गई हैं, बाकी इनका जो प्रयोग है वो आपको याद रखना है। यहां से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो प्रयोग के आधार पर बनाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति है वो आपके नाम मात्र का राष्ट्रपति कौन सा है, नाम मात्र, यहां से आएगा नाम मात्र, नाम मात्र। अब नाम मात्र क्या है, मतलब ये आपको समझना है। यानी शक्तियां तो इनके पास हैं, यानी संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति में निहित है। बाकी इनका जो असली ओरिजिनल वास्तविक प्रयोग, इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है ये आपको समझना है, और मैं इसको समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा।
क्या है? आर्टिकल 53 कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इनका प्रयोग जो करता है वो आपके कौन करता है? आपके केंद्र के अंदर आपके एक तो होता है प्रधानमंत्री यानी पीएम, और दूसरा होता है आपके मंत्री परिषद, केंद्र की क्या? मंत्री परिषद। ये आपको याद रखना है। यानी प्रधानमंत्री हैं, इनकी सहायता से राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी अगर मंत्री परिषद नहीं चाहेगी तो राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ओरिजिनल जो शक्ति है वो आपके केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उन्हीं के कहने से, उन्हीं के आधार पर अपने राष्ट्रपति है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित तो है, बाकी वास्तविक जो शक्ति है यानी वास्तविक जो शक्ति है प्रयोग है वो कौन कर रहा है? केंद्र में आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करती है, और राज्य के अंदर आपके कौन करेगा? आपके सीएम यानी मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। यानी आपके जो राज्यपाल है वो आपका नाम मात्र का राज्यपाल होता है। तो इसके अंदर राष्ट्रपति आएगा, और इन संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यों में किसके पास है? आपके राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल है वो क्या है? नाम मात्र का राज्यपाल है, और ये आपके क्या कहते हैं? केंद्र का दूत के रूप में राज्यों में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इनकी शक्तियां तो हैं इनके पास, बाकी इनकी शक्तियों का जो असली प्रयोग है, मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो मंत्री परिषद के आधार पर राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आर्टिकल लेते हैं अनुच्छेद 54। देखो अब इसमें दिया है 54 निर्वाचन। अब आपको क्या याद करना है? निर्वाचन मैं समझाऊंगा आपको। निर्वाचन, अब निर्वाचन का मतलब इनका चुनाव, यानी इनका चुनाव कैसे होगा राष्ट्रपति का। तो आर्टिकल 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है निर्वाचन। देखो याद हो जाएगा, ये 4 है, 1 2 3 और 4 अक्सर से आप ऐसे करके आपको किसी भी आइडिया लगा के आपको आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। अब इनको समझना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछता है कि आर्टिकल जो 54 है किससे संबंधित है। हाँ, मिलान के रूप में आ सकता है, तो आपको अगर एक भी याद है तो आप उसको मिलान सही तरीके से कर सकते हो। अगर इनके अंदर से क्वेश्चन बनाया गया, अगर एक्सपर्ट अगर आरएएस की भर्ती परीक्षा है या आईएएस की पद्धति को अपनाता है, अगर संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति अपना करके अगर पेपर पुटअप किया जाता है, तो ये तब क्वेश्चन बनाने की जो प्रक्रिया वो यहां से बनेगी। और यहां से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं भी समझाता हूं। देखो, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रक्रिया के आधार होता है? तो इसमें क्या होता है? एक प्रस्ताव, एक मंडल होता है, यानी आपके निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल। ये जो निर्वाचक जो मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल क्या करता है? इसमें आपके 50 तो क्या होता है? प्रस्तावक कितने? 50 प्रस्तावक होंगे। यानी इसका प्रस्ताव कि ये व्यक्ति हैं जो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, और इसके अंदर ये 50 जो प्रस्तावक हैं ये अपने हस्ताक्षर करके इनके बारे में रखते हैं कि ये व्यक्ति है फलाना, और इनको हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति भारत का बनाना चाहते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे? 50 प्रस्तावक के आधार पर उनका रखेंगे, और उसके बाद में आपके 50 भी अनुमोदक होगा। यानी उसको अगर संविधान के संसद में रखा जाए, अनुमोदन, यानी वो 50 व्यक्ति तो आपके क्या होगा? हस्ताक्षर करके उनको रखेंगे कि ये व्यक्ति हमारी बात है, ये पार्टी होगी, उन पार्टियों के आधार पर अपने अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। तो उनमें 50 तो क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे, और 50 क्या होंगे? अनुमोदक। जैसे ही उसको रखा जाएगा तो अनुमोदक करने वाले, यानी उसको वापस कहते हैं यस ये व्यक्ति होना चाहिए, तो वो 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। तो ये 50 और ये 50 यानी 100, 50 प्रस्तावक और 50 आपके अनुमोदक, ऐसा मिलकर के आपके इनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। जब ये करते हैं, और इनकी जो जमानत राशि है, जमानत राशि यहां से भी प्रश्न पूछा होता है। जमानत जो राशि है वो आपको याद रखनी है। आपके 1971
1971 की जनगणना के आधार पर इनकी जो जमानत राशि है वो आपकी वर्तमान में कितनी है, तो आपके 15,000 आपको याद रखनी है। कितनी है? 15,000 आपको जमानत राशि याद रखनी है। ऐसे करके राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। और निर्वाचन किस आधार पर होगा, आपके इसके आधार पर होगा, संसद में निर्वाचन मंडल द्वारा 50 प्रस्तावक रखेंगे, उसके बाद 50 व्यक्ति है वो अनुमोदन करेंगे और उसके आधार पर उनके राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। और उनको अब इसको अगर याद करना है तो हाँ, अभी इसका निर्वाचन होगा तो पूर्ण वेद मत, ये आपको याद रखना है। एक और पूर्ण वेद मत, पूर्ण वेद मत यानी आपके जितने भी वोट पड़े हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जितने भी वोट पड़े हैं उनका 1/6 यानी 1/6 भाग है, मत है, वो प्राप्त होना चाहिए। कितने मत? 1/6 मत। कुल मतों का कितना? 1/6 मत प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये प्राप्त नहीं किया तो आपके क्या होगा, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत जो है, जमानत राशि है वो क्या होगा, जब्त हो जाएगी। जब्त, हाँ, ये तो आप सबको याद रखना पड़ेगा। अब हम कहते हैं निर्वाचन। अब निर्वाचन कौन कौन करेगा, तो वो आपको याद रखना है। नंबर 1 आपके संसद, क्या संसद, और इस संसद में कौन आते हैं वो आप सबको याद रखना है। इस संसद में क्या आएंगे, आपके लोकसभा आएगी। क्या आएगी? लोकसभा। और लोकसभा के साथ में दूसरी कौन है, आपके राज्यसभा। तो आपको याद रखना है इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये अपना संसद, यानी संसद में कौन, लोकसभा और आपके राज्यसभा, यानी आपके लोकसभा के 233, सॉरी, लोकसभा के, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा यानी 543 आपके लोकसभा के और राज्यसभा के आपके 243, ये टोटल आपके सदस्य हैं। इन सदस्यों, इनके जो यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के 776, 533, हाँ 533 और 204 यानी 776, कितने टोटल, कितने? ये आपके जो सांसद हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, और आपके इसके साथ में विधानसभा, कौन, विधानमंडल, विधानमंडल। और विधानमंडल में कौन आएंगे, आपके विधानसभा, कौन आएगी, विधानसभा। तो विधानसभा के आपके MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के जो MLA यानी विधायक, क्या विधायक, ये जो विधायक जो निर्वाचित हो, कौन, जो जनता द्वारा निर्वाचित, यानी जो जीते हुए विधायक और आपके जीते हुए लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये सभी मिलकर के आपके क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। और इनके साथ साथ आपका एक 1990 से 1990 आपको याद रखना है, आपको 17वां संविधान संशोधन, कौन सा, 17वां संविधान संशोधन 1990 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके विधायक, इनके MLA यानी विधायक आपके दिल्ली और पुडुचेरी को 1990 के बाद इनको एक राज्य की मान्यता मिली। क्या, राज्य की। और उसी आधार पर इनके जो MLA हैं, जो जीते हुए MLA यानी निर्वाचित MLA, ये सभी देखो, तो संसद में कौन कौन शामिल होगा, इनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद, आपके लोकसभा और राज्यसभा के आपके MP और आपके दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित आपके MLA, ये सभी व्यक्ति और राज्यों के विधायक, ये निर्वाचित विधायक, ये टोटल मिला के आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उनके कुल वेद मतों, उनके कुल जो वेद मत हैं 1/6 से अगर कम प्राप्त करते हैं तो वो आपके, उनकी जमानत राशि है वो
जब्त हो जाते हैं। तो ये आपको लगभग आर्टिकल 54 पे याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम उसके बाद में इस निर्वाचन की जो विधि है वो आपको विधि भी हम समझाएंगे, विधि समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें। आपको समझ में आया होगा। यानी आपको सबसे पहले आपको आर्टिकल 52 याद रखना है कि भारत जो देश है इसमें एक राष्ट्रपति होगा, यानी देश में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या कहेगा, राष्ट्रपति के बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको याद होगा। यानी उसके शक्ति, यानी राष्ट्रपति होगा एक, अगर देश का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, और आपके क्या कहते हैं वो राज्य प्रमुख के रूप में भी इसको माना गया है, यानी राज्य का प्रमुख पहले। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद में इस पद का नाम, जो राज्य प्रमुख है इसका पद का नाम हटा करके आपके क्या बनाया, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका नाम उल्लेख मिलता है अपने संविधान के आधार पर। तो अब हम शक्ति पढ़ ली, निर्वाचन पढ़ लिया, निर्वाचक मंडल के बारे में अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि, तो यहां हम निर्वाचन की विधि मैं यहीं से समझा देता हूं, यानी निर्वाचन होगा, इनकी विधि क्या है। इनको अनुच्छेद 55 कह रहा है निर्वाचन की विधि। किसके निर्वाचन की विधि, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 50 ये आ गया आपके, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, आर्टिकल 55, यानी निर्वाचन की विधि। इसको 3 विधि है, कितनी विधि है आपको याद रखना है, 3 विधि है, याद रखना है 3 विधि, 3 विधि। नंबर 1 आपको, नंबर 1 2 3 तीनों लिखना है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक, आनुपातिक, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति द्वारा। कैसे, देखो अप्रत्यक्ष, अब इसको समझते हैं क्या है। 1 नंबर 2 दोनों 2 लिख देता हूं, यानी आपके एक तो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, हो गया निर्वाचन की विधि में लिखना आपको, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की विधि हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। एक होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और उसके बाद नंबर 3 है गुप्त मतदान। अब हम समझते हैं, देखो अनुच्छेद आर्टिकल 55 क्या कह रहा है, निर्वाचन की विधि, यानी आपके जो निर्वाचन की जो विधि है वो 3 विधियों के आधार पर इनको समझाया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। और उसमें लिखा प्रत्यक्ष, पहला है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति द्वारा, यानी कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जनता इनको डायरेक्ट वोट नहीं देती है। क्या होता है, इनका जो चुनाव होता है वो आपने आगे पढ़ा, यानी संसद के आपके एमपी, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित एमपी प्लस विधानसभा, यानी विभिन्न राज्यों के विधानसभा, वो 28 राज्यों की विधानसभा है, उन विधानसभा के एमएलए यानी आपके विधायक, वो जो जीते हुए विधायक हैं वो, और उसके बाद में आपके दिल्ली और जो पुडुचेरी है वो आपके उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो विधानसभा वहां पे हैं, उन विधानसभा के जो जीते हुए जो निर्वाचित एमएलए हैं वो सभी मिल करके आपके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा वोट दिया गया, नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने पहले किसको चुना, सांसदों को चुना,
विधायकों को चुना और उन विधायकों और सांसदों के द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। इसलिए इसकी जो पहली पद्धति ली है वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति, यानी आनुपातिक पद्धति, यानी उनको अनुपात में, यानी कौन से राज्य में जनसंख्या कितनी है उनके अनुसार उनके प्रत्येक एक विधायक मत मूल्य है, उसका उस मत मूल्य के बारे में आपको पढ़ना है। मत मूल्य यानी एक विधायक, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। पहले अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति द्वारा, इनका मतलब यानी जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, उनके द्वारा चुने हुए जो सांसद है, एमएलए है, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए पहली पद्धति कौन सी है? इनकी जो विधि है, इनकी निर्वाचन करने की जो विधि है, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक विधि द्वारा या पद्धति द्वारा। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एक विधायक का, यानी जो एक विधायक है उनका कितना मत है परसेंटेज, यानी 28 राज्य हैं, उनमें से हम जैसे राजस्थान को लेते हैं तो राजस्थान के एक जो विधायक हैं उनका मत मूल्य कितना है, उस मत जो मूल्य है उनका एक विधायक का मत मूल्य और सभी विधायकों के मत मूल्य को जोड़ेंगे और आपके जितने भी सांसद हैं उनके मत मूल्य दोनों समान होने चाहिए। कितना होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। विधायकों देश के सभी राज्यों के, मैं समझाऊंगा वो भी आगे आपको चित्र के आधार पे, पहले इसको समझते हैं, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब, जैसे मेरा राजस्थान एक राज्य है, उस राजस्थान राज्य के एक विधायक का मत मूल्य कितना है मैंने निकाला हुआ है, आप सभी को याद होगा 129। कितना है? 129। ऐसे करके आपके 200 विधायक हैं इंटू 200। राजस्थान में कितने विधायक हैं एमएलए? आपके 200। तो उनका जो गुणा करेंगे तो वो क्या कह रहा है? संक्रमण, एकल संक्रमणीय मत पद्धति सभी राज्यों के, यानी एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 राजस्थान। उस तरह यूपी के कितना है, आपके बिहार के कितना है, आंध्र प्रदेश का कितना है, तेलंगाना का कितना है, अरुणाचल प्रदेश का कितना है, ऐसे करके सभी राज्यों के एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे। उसके बाद में जितने जो सांसद हैं हमारे संपूर्ण भारत के, जो हम सांसद जो चुन करके भेजते हैं, उन सांसद का मूल्य और आपके विधायकों का मूल्य राज्यों के, विभिन्न राज्यों के, उनका मूल्य बराबर होना चाहिए, क्योंकि समान होना चाहिए। तभी तो हम वोट देंगे, तभी तो हम समानता समतुल्य का व्यवहार करेंगे। तो इस आधार पर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे राजस्थान के 200 विधायक हैं और आपके यूपी में आपके 400 है, हमें 403 है लगभग, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया है, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है उसमें एक तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया गया और एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एक विधायक के मत मूल्य का प्रयोग किया गया। उसके बाद गुप्त मतदान, यानी मतदान देने जाते हैं तो हम भी अगर वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं? गुप्त में अपन जिसको चाहते हैं उसी को वोट देते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं उसको हम वोट नहीं देते हैं। उसी तरह सांसद भी और विधायक भी, वो भी जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो गुप्त मतदान करके आते हैं, किसने किसको दिया है, कौन सी पार्टी से, उससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है सभी राज्यों के विधायक तथा संसद के दोनों सदनों के जीते हुए निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के जीते हुए निर्वाचित सदस्य एमएलए जो है उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आज होप आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 55 यानी निर्वाचन की जो विधि है वो आपके 3 विधि है। एक तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा और आपके गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अब आप नोट करके लिखो या फिर आपको मैं बता रहा हूं, आपको समझना है। इस चीज को समझ गए तो समझो, यहां से क्वेश्चन अगर पुट होगा तो आपके वो गलत नहीं जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन सी विधि यानी निर्वाचन विधि का प्रयोग किया गया है, तो मैं समझाना वीडियो बड़ा हो सकता है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही वीडियो में आपके ये पहला भाग होगा और दूसरे में मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। ऐसे करके आपको राष्ट्रपति से संबंधित अगर क्वेश्चन पुट होगा किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं जा सकते, अगर आपने ये समझ लिया वीडियो अच्छी तरह से। वीडियो को स्किप नहीं करना है, साथ साथ देखना है और नोट बनाते जाना है ताकि आपको समझ में आएगा। तो मैं समझाता हूँ, यानी नोट में क्या दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। किसी भी वीडियो में ऐसा समझाया नहीं गया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगा। देखो, एक भारत देश है और इसके अंदर आपके क्या है, बहुत सारे 28 राज्य हैं
और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। इनमें सभी राज्यों के आपके सांसद भी हैं, यानी लोकसभा सदस्य भी आप चुन करके भेजते हो, राज्यसभा सदस्य भी चुन करके भेजते हो, और जो विधायक है वो भी जनता द्वारा चुनते हैं। तो इन जनता को समान व्यवहार, इन 28 राज्यों को एक समान रखने के लिए पहला प्रयोग के विभिन्न राज्यों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का, विभिन्न यानी 28 राज्य, विभिन्न राज्यों यानी आपको लिखना है 28 राज्य, 28 राज्य और 2 आपके कौन है केंद्र शासित प्रदेश। आपको याद रखना है ये दो कौन है आपके केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्या, सभी आपके एमएलए विधायक क्या, तो विभिन्न राज्यों यानी 28 राज्यों के एमएलए और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के जो सदस्य हम जिताते हैं जनता द्वारा, तो विभिन्न राज्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये आपको एक लिखना है, 1 नंबर पे। क्या समझ में आया? देखो, विभिन्न राज्यों के यानी 28 राज्यों और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है, उन सभी राज्यों के एमएलए एमपी यानी आपके विभिन्न राज्य हैं, उनमें विभिन्न राज्यों के समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी एमएलए और एमपी में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी क्यों? क्योंकि देखो, अगर एमएलए का मत मूल्य मान लो 7 लाख है, मान लो 7 लाख है, कितने हैं 7 लाख, तो आपके ये एमपी के अगर 7 लाख है तो बराबर किसके होना चाहिए एमएलए, यानी यहाँ भी कितने आने चाहिए 7 लाख, तभी तो समानता होगी। आपको समझ में आया? समझ में नहीं आया तो वापस समझाता हूं। देखो, विभिन्न राज्यों के यानी बहुत सारे हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं भारत में, और 2 आपके केंद्र शासित जहां पे विधानसभा है, उनके एमएलए और एमपी में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बात ये कह रहा है, ये किसने बता रहा है? आपके निर्वाचन की विधि में यानी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक जो पद्धति है इनको अपनाया गया है, और उस आधार पर विभिन्न राज्यों के यानी विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी इनके वोटों में जो वेद मत है, जो मत मूल्य है, क्या मत मूल्य वो कितना होना, समान होना चाहिए। मत मूल्य है वो क्या, समान होना चाहिए। एक बात समझ में आई? ये आपको लिखना है एक बात कि यानी आपको वापस राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ और राज्यों में तथा, अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, दूसरा भी समझो, मैंने इसी में समझाया, बाकी इसमें समझो। संघ और राज्यों, संघ और राज्यों, संघ और राज्यों में के साथ समानता होनी चाहिए। यानी संघ और राज्यों में समानता होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट होनी चाहिए। कैसे? देखो, संघ का मतलब क्या हो गया, आपको याद रखना है। संघ का मतलब केंद्र, वह केंद्र में क्या है, संसद। क्या है? संसद। ये आपको याद रखना है। यानी संसद तथा राज्यों में क्या है, आपको याद रखना है विधानमंडल। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है विधानमंडल। ये विधानमंडल, ये जो विधानमंडल है, संसद और विधानमंडल, यानी ये आपके क्या हो गए एमएलए। ये मैंने देखो आगे पहले पॉइंट में समझाया, एमएलए। और संसद में आपके क्या होता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, इनमें समानता होनी चाहिए, इनके मतों की समानता होनी चाहिए। अगर मैंने ये तो बताया है, यानी 7 लाख अगर एमएलए की मत मूल्य है, तो आपके विधायकों के भी कितना होना चाहिए, 7 लाख होना चाहिए। समझ में आया? तो ये है संघ और राज्यों में समानता होनी चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्यों का योग विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्यों के बराबर होता है। यानी संसद के इनमें बराबर होता है। ये मैंने लिखा, संसद के मत मूल्य जैसे 7 लाख हैं, तो विधायकों के मत मूल्य भी कितने होना चाहिए, 7 लाख होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट आपके क्या आएगा, संघ
वह राज्य के मत मूल्य बराबर होना चाहिए। कितना? बराबर होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया, जैसे 7 लाख मत मूल्य किसका है? मत मूल्य मान लो एमपी का, तो आपके 7 लाख मत मूल्य आपके किसने? एमएलए यानी आपके विधायक और सांसद दोनों के मत मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वापस बोलो, मैं एक बार वापस समझा देता हूं। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति के द्वारा किसका निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एक व्यक्ति का भेद मत कितना है, वो भी मैं समझाऊंगा फॉर्मूला, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं राजस्थान का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद संसद का उदाहरण दूंगा। तो दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, और उसके बाद में गुप्त मतदान, यानी इनका जो आपका जो मतदान होता है वो गुप्त में होता है। यानी हम भी जब वोट दे रहे, आप वोट देने गए होंगे, आप सबको मालूम है गुप्त मतदान होता है। यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली किसको अपनाई गई है? राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तीसरा, संघ और राज्यों की समानता होनी चाहिए। यानी संघ है, यानी केंद्र में आपके संसद है, संसद में कौन कौन से आते हैं? आपके एमपी आते हैं, आपके राज्यसभा के और लोकसभा के। राज्यसभा और लोकसभा के क्या? सांसद आते हैं, और विधानमंडल में आपके क्या आते हैं? विधायक आते हैं। क्या आते हैं? विधान परिषद हो वहां पे तो विधान परिषद। जबकि अपने राष्ट्रपति के चुनाव में आपके जो विधान परिषद के जो सदस्य मनोनीत जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो मनोनीत संसद, जैसे मैंने संसद तुम्हारा था, संसद वैसे मैंने आगे आपको पढ़ाया हुआ है, संसद है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव है। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसमें आपको कौन भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेता है, ये याद रखना है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कैसे? कौन कौन? देखो समझो, राष्ट्रपति किसमें? संसद के अंदर देखो, आपके लोकसभा है जहां से 2 विधायकों को, एंग्लो इंडियन को आपके मनोनीत करता है, और आपके क्या कहते हैं, राज्यसभा से आपके 12 सदस्य है, वो राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, और 104वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके आधार पे आपके ये जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको भी समाप्त कर दिया गया। अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं हुआ, तो यानी राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये इनके निर्वाचन में क्या है? भाग नहीं लेते हैं। और एक आपके राज्यपाल के द्वारा जो विधानमंडल में आपके जो मनोनीत होते हैं सदस्य, वो भी आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना, वो आपको समझ में आया होगा। और संघ और राज्यों के मत मूल्य बराबर होना चाहिए, और ऐसे करके हमारे राष्ट्रपति के अंदर निर्वाचन की जो विधि है उसमें ये बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है उसमें ये बताया गया है। अब हम देते हैं विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। अब हम पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे समझाता हूं इसी पॉइंट में निर्वाचन विधि। बाकी आगे फिर बढ़ा नहीं है वीडियो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करूंगा आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा वीडियो देखो लंबा हो सकता है, मैं भी पूरी कोशिश करके आया, आप भी पूरी कोशिश करोगे तो आपके यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं जाएगा, आपका राइट जाएगा क्वेश्चन। और मैं भी ये चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है, आपको रट्टा नहीं मानना है, अपन को समझना है। और हम समझते हुए चलेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। साधारण बोर्ड पे जब पढ़ाना डिजिटल है, डिजिटल करेंगे। अगर आप सभी का सहयोग रहा तो बहुत ही जल्द डिजिटल का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो पहले हमें उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण इसका देते हैं। उदाहरण यानी आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इनके जो उदाहरण है वो आपको याद रखना है। यानी विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। विधानसभा
सदस्यों का मत मूल्य मूल्य क्या है, ये समझना है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने एमएलए की बात की है। एमएलए यानी ये जो विधायक हैं, इनके एक व्यक्ति का मत मूल्य कितना है। तो विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य हम निकालेंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आपको देखो, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य यानी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य हम निकालेंगे, तो आपके जो राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की आपको सूत्र लिखना है। पहले राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या क्या है, राज्य की जनसंख्या अपॉन आपके जो निर्वाचित राज्य में जो निर्वाचित एमएलए हैं, इनका क्या करना है, भाग देना है, और आपके गुणा करके 1/1000 का भाग देना है। अब हम निकालते हैं, जैसे राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य है। अब ये जो राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य की देखो, ये अपना ये जो प्रक्रिया है, ये कौन सी जनगणना के आधार पर अपन लोग ये निकालेंगे, इनके जो वेद मत है, यानी आपके विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य हम निकालेंगे, तो कौन सी जनगणना, ये आपको याद रखना है। तो वो आपको जनगणना याद रखनी है, जनगणना, जनगणना आपको याद रखनी है 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना आधार है, ये क्या है, आधार है। और ये आधार आपके 2026 तक ये रहेगा, 2026 तक आपके यही प्रक्रिया रहेगी। यानी 1971 की जनगणना के आधार पे हम विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल सकते हैं। हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं, तो एक राजस्थान राज्य की बात करते हैं, तो हम करते हैं एक विधानसभा एक विधायक का मत मूल्य, यानी एक विधायक का मत मूल्य। हमको क्या निकालना है, एक विधायक का मत मूल्य निकालना है। हम एक विधायक का अगर मत मूल्य निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, हाँ, एक विधायक का मत मूल्य यहां मैं लिखता हूं, एक विधायक का मत मूल्य, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आएगा और ये पुट हुआ है बहुत बार। एक विधायक का मत मूल्य यानी आपके राज्य की जनसंख्या बराबर राज्य की जनसंख्या बटा आपके निर्वाचित, राज्य के निर्वाचित, यानी राज्य के निर्वाचित विधायक। अब 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान है वो आपके क्या कहते हैं, गुणा 1/1000। ये 1/1000 क्यों, क्योंकि ये जो निकलेगा मत मूल्य और उनके बाद 1000 का क्या देंगे हम, भाग। जो भी भागफल आएगा उसमें इसका जो निकालेंगे, इनका जो आएगा शेषफल, और उसमें क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे, ये भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। तब आपके एक विधायक का मत मूल्य आपको निकल के आएगा राजस्थान के अंदर। तो हम राजस्थान की बात करते हैं, 1971 की जो जनगणना हुई थी, उसमें आपके 2,57,65,806 व्यक्ति, यानी 2,57,65,000 2,57,65,408 ये क्या थी, जनसंख्या थी। और भाग क्या देंगे, आपके राज्यों के निर्वाचित विधायक कितने हैं,
200 कितने हैं वर्तमान में? 200। हम इसका जब भाग देंगे तो आपके क्या आएगा? आप जो भी भाग दोगे उसके अनुसार अपन जब भाग करेंगे तो आपके क्या आएंगे? जो भी आप भाग दोगे दे देना, और उसके बाद जैसे भाग दिया और उनके बाद में 1/1000 यानी 1000 का भी आपको क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा इसमें आए हुए। तब आप क्या आएगा? 129। कितना आएगा मत मूल्य? एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना आएगा? 129। ऐसे करके सभी राज्यों के जनसंख्या के अंदर आपके निर्वाचित जो विधायक हैं उनका भाग दे करके फिर उनकी जो आने वाली संख्या है उसमें 1000 का भाग देंगे, तब हमारे क्या आएगा? एक विधायक का मत मूल्य हर राज्य का आएगा। और इसी ये जो मत मूल्य है ये आपके फिर संसद की बात करेंगे तो आपके सभी राज्यों के मत मूल्यों को जोड़ करके, वो मैं संसद के अंदर बढ़ाऊंगा, सभी राज्यों के मत मूल्यों को जोड़ करके होंगे, वो सांसदों के लिए होगा। अब ये हो गया जैसे आपके 129 हो गया, ये आपने निकल दिया होगा। हाँ, इसमें आपने ये निकल गया 100। ये राजस्थान की मैंने बताया, यानी राजस्थान के अंदर एक विधायक का मत मूल्य होगा राज्य की जनसंख्या, और उसके बाद में भाग देंगे राज्य के निर्वाचित विधायक इंटू 1/1000 यानी इनका भी भाग देंगे, तब आपके कितना आएगा? एक व्यक्ति एक विधायक का मत मूल्य 129। राजस्थान के एक विधायक है उनका मूल्य 129 आएगा, और उनको अगर 200 से विधायकों से गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? टोटल राज्य के जो आपके जो मत मूल्य है वो राज्य का आ जाएगा, राजस्थान का। ऐसे करके सभी राज्यों के अंदर ऐसे ऐसे निकालेंगे और उनके बाद में हम करेंगे। तो ये आपको याद हो गया। एक यहाँ पे याद रखना है 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत के अनुसार यानी आपके जो 84वां संविधान संशोधन है 2001 में किया गया संसद द्वारा, और उसमें ये बताया गया कि जो आपके जो ये आपको जो विधान आपके राज्य के निर्वाचन विधि में हम जब राज्य के विधायक मत यानी विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य हम निकालते हैं एमएलए का, तब हम उनकी जनगणना है वो आपके 1971 की मानी गई है। यानी जो 1971 की जो जनगणना है उनके अनुसार 71 की जनगणना के अनुसार जो 2026 तक यही मानी जाएगी 1971 की जनगणना। ये आपको याद रखना है। ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ? 84वां संविधान संशोधन 2001 में आपके 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक विधायक यानी विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य है वो निकालने की जो प्रक्रिया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ली गई है तो उसमें किया गया है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत आपके 1971 की जनगणना के आधार मान करके आपके विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। अब हम चलते हैं सांसद की ओर। हमें जो सांसद होते हैं उनका स्क्रीनशॉट इसका ले लो, एक बार सांसद का बता देते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सांसद के बारे में कि सांसदों का जो मत मूल्य है वो कैसे निकालेंगे, वो कितना है वो अब निकालते हैं। सांसदों का मत मूल्य अब हम निकाले सांसद के मत मूल्य 2 नंबर पे क्या आएगा? सांसद को क्या कहते हैं हम? एमपी का मत मूल्य। हमको क्या निकालना है? सांसद का मत मूल्य। जैसे हमने देखो एक राज्य के मत मूल्य को समझाया तो उसमें क्या हुआ? राज्य विभिन्न जो राज्य है जो भी राज्य है उनकी जनसंख्या और उनके बाद में उनका किसका भाग दिया गया? आपके जो निर्वाचित जो विधायक थे उनका भाग दिया। उनके बाद में जो भी शेषफल आया भागफल आया उसमें आपने 1000 का भाग दिया, तब जाके आपके एक वैध मत निकला। इसका एक विधायक का मत मूल्य निकाला गया और राजस्थान का कितना निकला? आपके 129 निकला। कितना आया? 129। अब हम सांसदों की बात करते हैं। जो सांसदों के मत मूल्य की बात करते हैं तो सभी सांसदों के मत मूल्य का मतलब
सभी राज्यों, ये थोड़ा ऊपर लिखना है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। चलो, सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्य, सभी राज्यों के मत मूल्यों का योग, सभी राज्यों के मत मूल्यों का योग और भाग हम देंगे तो आपके सभी राज्यों के मत मूल्य का योग हो गया संसद के निर्वाचित एमपी सांसद देखो, तो सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्यों का योग, यानी आपके, जैसे मैंने राजस्थान का क्या बताया, 129 एक व्यक्ति का है तो 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आप गुणा कर देना, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 2 2 1 2, ये हो गया, कितना हो गया आपके 25,800, ये आपके आ गया। ऐसे करके विभिन्न जो राज्य हैं, आप इसे योग कर देना, गलत हो सकता है, मैं मानूंगा नहीं, मैं मैथमेटिक्स का आंसर नहीं हूं। सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्य का योग, यानी जो भी राज्य है, हमारे जो 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, इन 28 राज्यों के और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके सभी का मत मूल्यों का योग ऊपर रखेंगे और उनके अंदर भाग किसका देंगे, संसद के निर्वाचित एमपी यानी सांसद। तो आपके सांसद कितने हैं, एक तो आपके हैं 533 प्लस आपके 243, यानी टोटल 776, कितने सांसद है, 776 सांसद है। अब हम सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्यों की हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना है 54 54 94 76, 54 94 76, 54 94 76 अपॉन 776। अब हम इनका अगर भाग देते हैं 776, अगर हम अब इसका भाग देंगे तो लगभग आपके 708 आएंगे, मत मूल्य कितना आएगा, 708, यानी एक सांसद का मत मूल्य कितना है आपके 708, यानी एक सांसद का मत मूल्य यानी कितना आया है, 708 आया है। एक सांसद का जो मत मूल्य है वो आपके 708 आया है, तो आपके सभी सांसद तो कितने हैं, 776 सांसद इंटू 708, जब इनका हम गुणा करेंगे तो आपके लगभग इनके समान ही जो आपके राज्यों से है, यानी 54 9 400 और यहां पे 8, ये आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, तो लगभग हो गया। और हमने क्या पढ़ा था, इनके विधि के अंदर क्या पढ़ा था कि सभी जो सांसद हैं, सांसद का मत मूल्य बराबर एमएलए यानी विभिन्न राज्यों के एमएलए के मत मूल्य, मैं समझाऊंगा वापिस, मत मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि समानता हमें यहां लागू होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो उसमें समानता होनी चाहिए, किसी राज्य के साथ में भेदभाव नहीं हो, तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई है। इसके निर्वाचन की विधि में अपने प्रक्रिया अपनाई है, यानी पहले अपन ने क्या निकाला, एक राज्य का मत मूल्य निकाला, जैसे हमने राजस्थान का उदाहरण देके मत मूल्य निकाला, तो एक विधायक का जो मत मूल्य है वो 129 आया। ऐसे करके विभिन्न राज्यों के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य, उन सभी मत मूल्य यानी सांसदों का मत मूल्य निकालेंगे, तो संसद आपके सभी राज्यों के
एमएलए विधायकों के मत मूल्यों का योग करेंगे, उसका भाग देंगे हम। संसद के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो आपके टोटल कितने हैं आपके, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए 776 इसमें भाग देंगे, तब क्या आएगा आपके लगभग 708 आएंगे। और सभी जो विधायक है उनका मत मूल्य कितना है 5, 54, 94, 74, याद रखना है 54, 94, 74, यानी 4, 4, 4 सब जगह आ रहा है, ये विधायक होंगे सभी राज्यों के। और आपके जब एक सांसद का मत मूल्य आपके 708 आ रहा है और 708 को अगर 776 से गुना करोगे तो लगभग आप कर देना, तो वो भी क्या आएगा देखो 54, 94 और 08, आप ये याद रखना है। और लगभग है ये समान, तो देखो सांसदों का मत मूल्य और एमएलए के मत मूल्य हमेशा समान होगा, तभी हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आई होप आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। अब हमारे देखो आर्टिकल अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि, अब उनके बाद आर्टिकल 1 आपको ये बता देता हूँ कार्यकाल। ये कार्यकाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैं कार्यकाल का यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो संसद के अपने संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण लिखना है, पद ग्रहण से लगाकर 5 वर्ष तक एक तो पॉइंट लिखना, ये कौन सा पद ग्रहण से लगा करके 5 वर्ष तक। और अगर क्या होता है, अगर इनका दूसरा पॉइंट ये हो गया दूसरा, यानी राष्ट्रपति जब तक अपने पद से त्याग पत्र नहीं देता, यानी राष्ट्रपति दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति जब तक कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं लेता तब तक अपने पद पर बने रहता है, अपने पद पर बने रहता है। याद हो गया 2 पॉइंट। देखो अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है, कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, पद ग्रहण से लगा करके 5 वर्ष तक। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वो अपने पद को नहीं छोड़ेगा, यानी जब तक अपने पद पे बने रहेगा, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर के पद ग्रहण नहीं करेगा राष्ट्रपति का, तब तक वही राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेगा। और पहला पॉइंट क्या था, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। तो आपको कार्यकाल याद हो गया होगा। अब उनके अनुसार है कि अब आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन का मतलब, यानी हमारा भारत देश विशाल देश है, इसमें पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया में यह बताया गया है, अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो एक बार एक व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद में इसका संविधान है, इस बात पर क्या है, इस बात पर मौन है। मौन का मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपको याद हो गया, यानी पुनर्निर्वाचन में क्या बताया है, एक तो ये संविधान इस बात पे मौन है, और दूसरी बात ये बताई है कि जो पुनर्निर्वाचन है, एक व्यक्ति अगर एक बार अगर राष्ट्रपति बनता है तो भारत के संविधान के तहत वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी प्रक्रिया आपके आर्टिकल पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में बताई गई है, ये बात आपको याद होगी। अब इसके बाद में आर्टिकल 58 क्या कहता है, इसके बाद में हम समाप्त करेंगे, कल अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आर्टिकल अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है, यानी वेतन भत्ते, आर्टिकल 58 क्या कहता है, योग्यता है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है, तो वो आपको लिखनी है, आपको राष्ट्रपति की योग्यता लिखनी है। योग्यता है यानी पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, कौन सा, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तीसरा, मानसिक रूप से दिवालिया या पागल घोषित न हो। और चौथी बात बताई है कि वो सांसद की सदस्यता
के रखने योग्य हो, रखने योग्य हो। बात याद होगी। ये 4 बातें आपको नोट करनी है योग्यता में, कि पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तीसरा किसी मानसिक रूप से दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो, जिनका सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। और चौथी प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सांसद की सदस्यता रखने योग्य हो, यानी वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होता है, वो संसद के अंदर जो सांसद होते हैं एमपी, उनके बनने की योग्यता रखता हो। तो आई होप आपको मैंने समझाया। एक बार मैं रिपीट करता हूं, इन अनुच्छेदों को याद करने चाहते आपको याद हुआ या नहीं। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल 53 क्या कहेगा, उनके पास कुछ शक्तियां होगी, यानी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो आपके आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास निहित होगी। दो ऐसे याद कर दो। उसके बाद 54, 55, 56 और 57, ये 4 आर्टिकल आपको ऐसे याद करना है। यानी 54 क्या कह रहा है, निर्वाचन, क्या कह रहा है, निर्वाचन, और उसके बाद में 54 के बाद 55 यानी निर्वाचन की विधि, उसके बाद 56 यानी आपके कार्यकाल, और उसके बाद में पुनः निर्वाचन, ये आर्टिकल आपके 57 पुनः निर्वाचन। और उसके बाद में 58 याद करना है, ये योग्यता याद रखनी है। 59 में आपके वेतन और भत्ते, इनके बारे में कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।